हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्स एंड स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के मनी एंड बैंकिंग के, जिसका हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कवर अप कर लिया है। जिसमें आज हम पार्ट 3 में अपने रेस्ट ऑफ टॉपिक को कवर अप करेंगे। जो इसके रेस्ट ऑफ टॉपिक ये हैं जो आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसीलिए लास्ट में करा रही हूँ, क्योंकि जब आप बेस बना लेंगे, आपका बेस क्लियर होगा, अदरवाइज ही आप इन सब थ्योरीज को, इन सब टॉपिक को समझ पाएंगे। यहाँ पर आज जो हम मेन 3 से 4 टॉपिक हैं पढ़ने वाले हैं, जिसमें है थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन है हमारा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया और उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, एंड फिर उसके बाद जानेंगे व्हाट इज BCBS यानी कि बेसल कमिश्नर कमेटी समथिंग। ठीक है, तो आज हम ये 4 मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं या जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। 100% गारंटी तो मैं आपको देती हूँ कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट की वीडियो में कि हर दिन का वाई बताया करेंगे आपको पढ़ाने से पहले, तो आज इन सबको पढ़ने के पीछे का वाई क्या है, दिस इज कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक जो है मोस्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि मार्क्स ओरिएंटेड है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरी से डायरेक्ट डेफिनेशन दी जाती है, राइटर्स का नेम पूछे जाते हैं एंड सो ऑन, कि थ्योरी को लाने के पीछे की वजह क्या थी और उसके पीछे की प्रॉब्लम्स क्या थी और फिर उसका क्या सोल्यूशन निकला। तो आज का वाई क्या है हमारा, क्योंकि हमें नॉलेज के साथ साथ यहाँ मार्क्स भी गेन करने, तो मार्क्स कहाँ से पढ़ेंगे, जब कहाँ से मिलेंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब हमारी थ्योरीज क्लियर होंगी और कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है ये सब हमें पता होगा, तभी तो हमें मार्क्स मिलेगा, तभी तो आपको एक ब्राइट स्टूडेंट की क्या मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ आप एक ब्राइट स्टूडेंट है, आपने पढ़ा है तो आपको पता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं हैशटैग टॉपिक नंबर 1 से, थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें आज मैं आपको 4 थ्योरीज के बारे में बताऊंगी, जिनके नाम है कौन कौन से, द रियल बिल्स डॉक्ट्राइन, द थ्योरी नंबर 2 है हमारी द शिफ्टेबल थ्योरी, थ्योरी नंबर 3 इज एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी एंड थ्योरी नंबर 4 इज अ लायबिलिटी मैनेजमेंट थ्योरी। तो बेसिकली आज हम 4 थ्योरी को इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी थ्योरी नंबर 1 से, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली थ्योरी है हमारी जिसका नाम है द रियल बिल्स डॉक्ट्राइन। ठीक है, इसका नाम है, जिसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये हमें क्या बताएगी। डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या होता है, टू टीच, सिखाना। डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, सिखाना। ठीक है, द रियल बिल डॉक्ट्राइन का मीनिंग है यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपने रियल बिल्स को, यानी कि जो हमारे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये थ्योरी हमें ये बताती है। तो क्या कहती है ये थ्योरी, इसके अंदर समझते हैं। दिस थ्योरी स्टेटेड दैट द कॉमर्शियल बैंक, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि कल होली थी, इसी वजह से आज थोड़े गले में ऊपर नीचे हैं चीजें, बट इट्स ओके। और वैसे भी एग्जाम टाइम चल रहा है तो मैं कंटिन्यूसली ही सबको सुबह मॉर्निंग से अब तक 8 से 9 घंटे कंटिन्यूसली बोलती हूँ, तो थोड़ा वैसे भी आवाज में इशू आएगा ही। सो इट्स ओके, शुरू करते हैं। क्या कहती है रियल विल्स डॉक्ट्राइन, व्हेन द कॉमर्शियल बैंक मेक ओनली, जब कॉमर्शियल बैंक बनाते हैं या फिर देते हैं क्या, ओनली शॉर्ट टर्म्स और सेल्फ लिक्विडेटिंग और प्रोडक्टिव लोन। ठीक है, जब कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं सेल्फ लिक्विडिटी, जो खुद से क्या हो सके, लिक्विफाई किए जा सकते हैं, प्रोडक्टिव लोन्स यानी कि जिनसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म जो छोटे टाइम पीरियड के होते हैं, किसके थ्रू, द सेंट्रल बैंक इन टर्न। ठीक है, किसके बिहाफ पे देते हैं, सेंट्रल बिहाफ के पे देते हैं, क्या क्या देते हैं, प्रोडक्टिव लोन्स देते हैं, सेल्फ लिक्विडिटी देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शुड ऑल्सो लैंड टू द बैंक्स ऑन द सिक्योरिटी सच अ शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, जब वो ये इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको लैंड करना चाहिए, देना चाहिए, क्या देना चाहिए, बैंक को सिक्योरिटी भी देनी चाहिए शॉर्ट टर्म लोन्स लोन्स के ऊपर। क्योंकि हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लोन्स होते हैं या तो वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं या फिर ये शॉर्ट टाइम पीरियड वाले लोन हैं जल्दी से रिकवर नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनका अमाउंट ज्यादा भी होता है कभी कभी और कभी कभी इनका अमाउंट कम भी होता है। इस पर्पज से ये रिकवर होने में कहीं ना कहीं इशू कराते हैं। तो इसीलिए द रियल बिल्स डॉक्ट्राइन थ्योरी ये कहती है कि जब भी बैंक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिव लोन प्रोवाइड करता है या फिर सेल्फ लिक्विडिटी लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको लेंड करना चाहिए बैंक की सिक्योरिटीज को, ताकि उसका जो शॉर्ट टर्म लोन हो वो क्या हो,
एक टाइम पीरियड पे आके अपने आप क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। दिस प्रिंसिपल वुड, ये सिद्धांत क्या बताता है, दिस प्रिंसिपल वुड एंश्योर द प्रॉपर डिग्री ऑफ द लिक्विडिटी। क्या देगा, ये प्रॉपर जिम्मेदारी देगा, प्रॉपर प्रूफ देगा कि आपने जो लोन लिया है वो आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। बैंक अगर उस लोन को प्रोवाइड करा है, दैट मीन्स वो डेप्ट में नहीं जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा, उसको प्रॉपरली उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था या अपने कस्टमर को दिया था एज अ लोन, वो उसको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। फॉर ईच बैंक एंड प्रॉपर मनी सप्लाई, या सप्लाई है जो आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, फॉर रिडिस्काउंटिंग अप्रूव्ड द लोन। ये किस लिए कहा गया है, ताकि प्रॉपर मनी सप्लाई की जा सके हर एक बैंक के लिए, सिर्फ सेंट्रल बैंक के लिए नहीं कहा गया, हर एक कॉमर्शियल बैंक के लिए कहा गया है। तो रियल बिल्स डॉक्ट्राइन थ्योरी क्या बताती है, शॉर्ट और सीधे शब्दों में समझ लीजिए, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, सेल्फ लिक्विडिटी लोन प्रोवाइड करती है और प्रोडक्टिव लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी किसी को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे तो आपको उनको लैंड करना चाहिए बैंक के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को, ताकि उनको उनका पैसा टाइम से वापस मिल सके और उनके प्रॉपर मनी सप्लाई हो सके, किसी भी तरीके की इकोनॉमी में अप एंड डाउन ना है, और उनके मनी को हम क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो अब याद रहेगा कि रियल बिल डॉक्ट्राइन क्या कहते हैं, ये हमें सिखाती है, डॉक्ट्राइन मतलब सिखाती है, रियल बिल मतलब कि जो इंश्योरिटी दिलाती हो, गारंटी दिलाती हो कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म्स लोन्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है, जो रियल बिल डॉक्ट्राइन की बात आएगी, डॉक्ट्राइन से एक्सप्लेन करना होता है, समझना होता है या सिखाना होता है, क्या कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म्स लोन को हम रिकवर कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा के कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स को जो अपना मनी सप्लाई है वो रोकना नहीं पड़ेगा, और प्रॉपरली क्या होगा, उनको अपने जो लोन उन्होंने प्रोवाइड किया होगा वो रिकवर हो जाएगा। तो अब हम इसी के साथ बात करते हैं अपनी थ्योरी नंबर 2 की। सो स्टूडेंट, हमारी थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है, देखिए हमारी जो थ्योरी नंबर 2 है ये बताती है हमें द शिफ्टेबिलिटी थ्योरी। शिफ्टेबिलिटी थ्योरी का मतलब देखिए क्या कहती है, शिफ्टेबिलिटी इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। शिफ्टेबिलिटी मतलब जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं शिफ्टेबल थ्योरी, ठीक है। तो ये किसने दी है, H.G. मॉर्टन ने दी है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय H.G. मॉर्टन। याद रहेगी H.G. मॉर्टन जी ने क्या कहा है, देखिए इन्होंने क्या कहा है अपनी थ्योरी में, इन्होंने कहा है इफ द कॉमर्शियल बैंक, जब अगर इफ यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, मेंटेन अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ एसेट। सस्टेनेबल अमाउंट का मतलब देखिए क्या होता है, सस्टेनेबल अमाउंट का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं, विजिबल है, यस विजिबल है। सस्टेनेबल अमाउंट का मतलब होता है फिक्स्ड। जब कॉमर्शियल बैंक एक फिक्स्ड अमाउंट पे क्या कर लेंगे, अपने एसेट्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट को ऑफ एसेट, यानी कि जो भी चीज वो दे रहे हैं, चाहे वो चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो, चाहे वो क्या देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, बॉन्ड देते हैं, शेयर देते हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो दे रहे हैं या लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको अपना एक सस्टेनेबल अमाउंट फिक्स कर लेना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट कैन बी शिफ्टेड, जिसको हम क्या कर सकेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द अदर बैंक्स फॉर कैश विदाउट मटेरियल, ठीक है। किस लिए ऐसे एक अमाउंट को हम फिक्स कर लें, जिसको हम ऐसे अमाउंट को या ऐसे एसेट्स को फिक्स कर लें जिसको हम इजीली एक बैंक से दूसरे बैंक तक शिफ्ट कर सकें, ताकि हमें इजीली कैश अवेलेबल हो सके, ठीक है। देखिए क्या, विदाउट द मटेरियल लॉस, किसके, कैश अवेलेबल हो सके बिना किसी मटेरियल लॉस के, इनकी किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ नेसेसरियल then there is no needed to rely on maturity, अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, कैसे क्या करना है, हमें एक अमाउंट को फिक्स कर लेना, इतना यहाँ तक अलग है, और ये मटेरियल लॉस इन केस ऑफ नेसेसिटी अलग है, ठीक है। क्या कहा गया है, देखिए इफ द कॉमर्शियल बैंक मेंटेन द सस्टेनेबल अमाउंट, यानी कि अगर एक कॉमर्शियल बैंक सस्टेनेबल यानी कि एक फिक्स अमाउंट अपने एसेट के लिए फिक्स कर लेगा, दैट कैन बी शिफ्टेड टू द अदर बैंक्स फॉर कैश, जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं, ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये मिस्टर नहीं कह सकते, ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, ठीक है। अब इस बैंक ए ने अपने किसी एक कस्टमर को 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, 10,000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो बट यहाँ से इनको रिले हो रहा है, देरी हो रही है पेमेंट को करने में, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक सस्टेनेबल अमाउंट ले लिया। सस्टेनेबल अमाउंट क्या है यहाँ का, 10,000 रुपये। तो इस 10,000 को ए बैंक ने बी बैंक को शिफ्ट कर दिया कि अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं,
पे कर सकते हैं, फिर देन हम आपको पे कर देंगे। तो यही कहा, अगर एक सस्टेनेबल एक फिक्स अमाउंट रखेंगे, एक बैंक एक अमाउंट फिक्स रखेगा, एक सस्टेनेबल अकाउंट रखेगा, तो अमाउंट रखेगा, तो वो दूसरे बैंक को इजीली शिफ्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कोई मेटेरियल लॉस नहीं होगा किसी भी केस में। और अगर कुछ ज्यादा नेसेसरी होगा तो डिले नहीं होगा मैच्योरिटी करने में या फिर पेमेंट करने में। तो इस थ्योरी ने क्या कहा है, द शिफ्टेबल थ्योरी क्या बताती है कि हमेशा एक बैंक को अपनी अमाउंट फिक्स कर लेनी चाहिए, जो भी जिस पे भी वो लोन प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि अगर उससे वो पेमेंट ना हो रही तो किसी दूसरे बैंक को शिफ्ट कर सके और दूसरा बैंक उसकी पेमेंट बहुत अच्छे से आराम से कर सके, किसी तरीके का डिले ना हो और किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू जनरेट ना हो, कोई रिले ना हो मेच्योरिटी में और उस अमाउंट को पे करने में। तो समझ में आया शिफ्टेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है सीधे साधारण भाषा में, कि वो एक अपनी अमाउंट को फिक्स कर ले, ऐसी अमाउंट जिसको कोई भी इजीली पेबल कर सके, कोई भी बैंक इजीली पे कर सके और फिर किसी भी तरीके का उसमें डिले ना हो। तो ये क्या थी हमारी थ्योरी नंबर 2 थी, जिसका नाम था शिफ्टेबिलिटी थ्योरी। अब हम बात करेंगे अपनी थ्योरी नंबर 3 की, तो देखते हैं वो कौन सी थ्योरी। सो स्टूडेंट, हमारी जो थर्ड थ्योरी है इसका नाम है एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी। ठीक है, एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी क्या बताती है हमें? देखिए, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि इस थ्योरी को दिया किसने। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द एच वी फॉर्च्यूनर। ठीक है, एच वी फॉर्च्यूनर ने दिया है इन्होंने। कब दिया है इसको, कब डेवलप किया? 1949 में डेवलप किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सटीडिंग टर्म। किसके बिहाफ पे किया है इन्होंने? जो प्रैक्टिस की थी इन्होंने, एक्सटीडिंग, जो टर्म्स एक्सटीड हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे लोन्स के, कहाँ पे? यूएस कमेटी के, जो यूएस कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, इस पे डेवलपमेंट किया, इस पे रिसर्च की और ये थ्योरी को जनरेट किया। तो क्या कहती है इनकी थ्योरी, जान लेते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी है। क्या कहा? अ टर्म लोन इज अ फॉर अ पीरियड एक्सटीडिंग द 1 ईयर। एक टर्म लोन जानते हैं ना, जो एक टर्म्स और कंडीशंस पे रखा जाता है, या तो 1 साल का होता है या फिर 5 साल से कम का होता है, उसी को टर्म लोन बोलते हैं। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत बार देखा होगा, टर्म्स लोन्स अवेलेबल इन टर्म्स एंड कंडीशन आर और अप्लाई ऑन इट। इस तरीके से जो टर्म्स लोन कौन सा होता है, जो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो 6 महीने का होता है, तो 1 साल का होता है, या फिर 5 साल का या 20 साल का होता है, उसी को होते हैं टर्म लोन। ठीक है, जो टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, ईयर या मंथ्स पे डिपेंड करता है। कम से कम वो 1 साल का होता है, या ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक्सटीडिंग 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर। अगर वो 1 साल से ज्यादा या फिर 5 साल से कम का है और फिर वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज ग्रांटेड अगेंस्ट, तो फिर यहाँ पे बैंक वहां ग्रांट कर देता है, परमिशन दे देता है उनके अगेंस्ट, और ऐसा मान लेता है कि जो अमाउंट उन्होंने दिया था उस पर्सन को, अपने क्लाइंट को, वहां पे वो हाइपोथिशियंस ले लेता है। और जिस भी बिहाफ पे, जिस चीज के लिए किसी कस्टमर ने, जैसे कि कोई स्टॉक के लिए उन्होंने क्या लिया, लोन लिया, किसी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, कोई मशीनरी मेंटेन करने के लिए लिया, या फिर किसी तरीके की ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करने के लिए जिससे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं और उनको फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या हो रही है, इन्वॉल्व की जाती है, उसमें मॉनेटरी टर्म्स आ रही है, तो वो क्या करते हैं वहां पे, बैंक पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो जब तक वो रीपेमेंट नहीं करते हैं तब तक बैंक क्या करता है, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है बोरोवर्स पे, ताकि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ना परफॉर्म कर पाए। इसी थ्योरी को बोलते हैं एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा है वो दे नहीं रहे, उनके पास पैसा नहीं है पर फिर भी ये लोग ऐसा कर, नहीं, उनके पास पैसा होता है बट वो देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं, एंटिसिपेटेड इनकम जिसको कहा जाता है। यानी कि आपके पास इनकम तो है बट आपने जो लोन लिया उसकी भरपाई आप करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट या बैंक कह देता है यहाँ पे कि आप जब तक रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर मशीनरी से, लैंड से, बिल्डिंग से, स्टॉक से किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसका रीपेमेंट नहीं कर देंगे। तो ये थी एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी। अब हम बात करेंगे अपनी सबसे लास्ट फोर्थ थ्योरी, जो बहुत छोटी और अच्छी थ्योरी है, जानते हैं वो क्या कहती है? सो स्टूडेंट, हमारी फोर्थ थ्योरी क्या कहती है? तो हमारी फोर्थ थ्योरी का नाम है द लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या कहती है हमारी, कि इसको डेवलप किया गया था, इट डेवलप्ड इन 1960 में इसको डेवलप किया गया था। देयर आर नो नीड फॉर, यहाँ जरूरत नहीं होती है बैंक्स टू ग्रांट सेल्फ लिक्विडिटी लोन, सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स ग्रांट करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है बैंक्स को। एंड कीप लिक्विडिटी एसेट्स, और लिक्विडेट एसेट को रखे, लिक्विडेट एसेट जानते हैं, लिक्विडिटी, सेल्फ लिक्विडिटी जानते हैं, सेल्फ लिक्विडिटी लोन जो खुद से चेंज किए जा सके कैश में। कीप लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम इजिली चेंज कर सकते हैं कैश में, उसी को कहते हैं। बिकॉज दे कैन बोरो रिजर्व मनी, क्योंकि वो बोरो करते हैं और रिजर्व करते हैं मनी को अपने पास, इन द मनी
मार्केट इन केस ऑफ नीड, ठीक है, यानी कि जब उनको कैश की नीड होती है तब वो क्या करते हैं, मनी मार्केट में डील करते हैं और एक्वायर करते हैं फंड्स को, बैंक्स के बिहाफ पे क्रिएट करते हैं एडिशनल लाइबिलिटीज को अगेंस्ट इटसेल्फ, या तो खुद से या फिर किसी डिफरेंट रिसोर्सेज से। यानी कि लाइबिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि जरूरत नहीं है बैंक खुद से ग्रांट करे, खुद से परमिशन दे सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स को या फिर कीप लिक्विड एसेट्स को। उनको जब भी जरूरत होगी किसी तरीके की किसी भी बोरोवर को, तो क्या करेंगे, रिजर्व मनी में डील करेंगे और मनी मार्केट में जाके अपने इंस्ट्रूमेंट को सेल करके क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं और किसी डिफरेंट रिसोर्सेज से भी करें, क्योंकि मनी मार्केट जानते हैं ना, आप जब वहां जाएंगे अपने चेक्स बॉन्ड्स शेयर्स को सेल करेंगे तो आप बहुत इजीली वहां पे कैश जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि उनको जरूरत नहीं होती है बैंक्स को क्या करने की, अपने पास मेंटेन करने की सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स या फिर कीप लिक्विड एसेट्स को। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरी नंबर 4 जो डेवलप की गई थी 1960 में। अब हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। क्या होता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम? सो स्टूडेंट, हैशटैग टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या बताता है, इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में किस तरीके के बैंकिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है और कौन कौन से बैंक इसके अंदर आते हैं और बैंक आखिरकार करता क्या है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे बैंक के बारे में, आपने सभी ने पहले भी बहुत बार सुना होगा और आपके डेली बेसिस में की लाइफ में बैंक में आप बहुत सारे काम भी करते होंगे, बैंक से आपके बहुत सारे काम भी होते होंगे। तो अब तक की जो आपका एज पीरियड, जिस एज ग्रुप में आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि आप बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक से आप लोग सभी 30% तो अवेयर होंगे ही, बाकी का सिर्फ 70% जो आपका नॉलेज है अब इसको पढ़ने के बाद आ जाएगा, गारंटेड 100% बैंक की जानकारी होगी आपके पास लेने की। तो जानते हैं क्या कहता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। देखिए, बैंक इज ऑन, माँ का चेंज करना पड़ेगा, क्या कहा गया, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, सभी जानते हैं कि बैंक एक संस्था है दैट एक्सेप्ट, जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को, यानी कि आप वहां जाके पैसे लेके जाएंगे कि डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी कि जो आप वहां जाएंगे अपने डिपॉजिट, यानी कि जो भी पैसा आप जमा करना चाहते हैं वो जमा करेंगे, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को एंड लैंड मनी टू द पब्लिक, और पब्लिक को पैसे देता भी है, यानी कि आपके डिपॉजिट को जमा कर लेगा और जब आप मांगेंगे वो आपको दे भी देगा, या फिर अगर आपको लोन चाहिए होगा तो वो भी वो आपको दे सकता है, ठीक है। एनी पर्सन हैविंग द बैंक अकाउंट, कोई भी पर्सन जिसके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तो पैसे निकाल सकता है बैंक से। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसे निकाल लेना, ठीक है, तो बैंक से पैसे निकाल सकते हैं अगर उसके पास बैंक अकाउंट है, और उसके साथ साथ उस बैंक अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट तो है बट उसमें आपका बैलेंस तो 0 दिखा रहा है, ठीक है, तो क्या ही निकालेंगे आप पैसे में, तो पैसा होगा तभी तो निकालेंगे। तो कोई भी पर्सन जिसके पास बैंक अकाउंट है वो बैंक से मनी निकाल सकता है। और बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और लेंड करता है मनी को जब भी डिमांड होती है उसकी। तो अब हम जानते हैं ऑर्गेनाइज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि किस बैंकिंग सिस्टम को, किस हायरार्की को फॉलो करता है हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो जानते हैं एक प्यारे से सुंदर से चार्ट के थ्रू कि क्या और कैसे होता है। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे अपने रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइज इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, जो ये प्यारा सा चार्ट आपको पूरी तरीके से समझाएगा बहुत अच्छी तरीके से। होपफुली आपको बहुत अंडरस्टेबल लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैशी हो सकता है बट अगर समझने के लिए ट्राई करेंगे तो समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑर्गेनाइज इंडियन बैंकिंग सिस्टम हमें क्या बताते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहला हमारा आरबीआई, हमारा बैंक ऑफ, हमें इंडिया का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम इंडिया का बैंक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी भी इसी के पास है, मनी सप्लाई का काम भी यही करता है। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक को भी हम अपना इंडियन बैंक, मतलब अपने सिटी का बैंक कहते हैं, कंट्री का बैंक कहते हैं, सॉरी, ठीक है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या कहा जाता है? हमारी कंट्री का बैंक कहा जाता है, क्योंकि उसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब मनी सप्लाई का वर्क उसी के पास होता है, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे, रिजर्व बैंक के बिहाफ पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अपने बैंक्स को। सबसे पहला है कॉमर्शियल बैंक्स, फिर है रीजनल रूरल बैंक्स, फिर है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है इसे समझ लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक में 2 सेक्टर्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या आता है सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें स्टेट बैंक आते हैं और नेशनलाइज बैंक आते हैं। स्टेट बैंक में कौन से बैंक आते हैं? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बैंक हो गए, वो सब आते हैं स्टेट बैंक के अंदर, ठीक है। नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं? जिनको हम नेशनलाइज किए, जिनको राष्ट्र की प्रधानता दे दी गई होती है, उसको हम नेशनलाइज
बैंक बोलते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जैसे यूनियन बैंक हो गया, ये सब कौन से हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में दो सेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, स्टेट बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक। स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया और अदर स्टेट्स के बैंक आ जाएंगे, और नेशनलाइज्ड बैंक में वो बैंक्स आ जाते हैं जिनको नेशंस के थ्रू अथॉरिटी दी जाती है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया और हमारा हो गया यूनियन बैंक, उसको हम नेशनलाइज्ड बैंक में कंसिडर करेंगे। फिर क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में दो तरीके की कैटेगरीज डिवाइड की है, इंडियन और फॉरेनर, ठीक है। इंडियन यानी कि जो इंडिया के बैंक है, फॉरेनर जो बाहर के विदेशी बैंक है जो हमारी कंट्री में आ गए हैं, जो फॉरेन के बैंक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो इंडियन बैंक में कौन कौन से बैंक आप कंसिडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नाम भी दिया है ताकि आपको याद रहे एग्जाम्पल के साथ। एक्सिस बैंक लिमिटेड हमारा क्या है, इंडियन बैंक है इस तरीके से। या फिर आप बैंक ऑफ बंधन बैंक भी हमारा इंडियन बैंक में आ जाएगा। फॉरेनर बैंक में कौन से बैंक आएंगे, सिटी बैंक हमारा फॉरेनर बैंक में कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं आरआरबीज पे, रीजनल रूरल बैंक्स पे। रीजनल रूरल बैंक क्या कह रहा है, जैसे कि रीजनल रूरल टोटल हमारी जो इंडिया है, कंट्री है हमारी, टोटल इसमें कितने 56 आरआरबीज हैं, यानी कि 56 रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से होते हैं, जो रीजनल एरिया में होते हैं, जो गांव के एरिया में होते हैं, जहां पे बैंकिंग सर्विस पहुंचाना जल्दी आसान नहीं होता था, बट अब फिर भी हमारी कंट्री ने इतना डेवलप कर लिया कि वहां पे 56 टोटल बैंक स्टेबलाइज्ड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जान की खुशी होगी आपको इस बारे में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, यहाँ विकास मिस कर दिया है मैंने, बट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। इस तरीके से हमारे आरआरबीज आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में। कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे कौन कौन से बैंक आ जाते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटी, यानी कि वो बैंक्स जो हमें प्राइमरी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा चार्ट मैंने आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि ऑर्गेनाइज इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहला बैंक आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, जिसके पास अथॉरिटी होती है मॉनेटरी सप्लाई करने की और मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करने की अपनी कंट्री को, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक के साथ क्या करता है, काम करता है मिलके, ताकि हम अपने पूरे कंट्री में अच्छे से बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड कर सके, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक में 2 सेक्टर आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी दो सेक्टर्स आते हैं, स्टेट बैंक्स और नेशनलाइज बैंक। स्टेट बैंक में सभी स्टेट के बैंक आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई ले सकते हैं। नेशनलाइज बैंक में वो सारे बैंक आ जाते हैं जिनको हमने नेशनलाइज किया होता है, जैसे बंधन बैंक हो गया हमारा, जैसे कि पीएनबी हो गया, नहीं जैसे कि हमारा नेशनलाइज बैंक में पीएनबी हो गया और यूनियन बैंक हो गया, बंधन बैंक नहीं आएगा इसमें, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बैंक आ जाएंगे हमारे, प्राइवेट सेक्टर में हमारे बैंक आएंगे, जैसे प्राइवेट सेक्टर में 2 कैटेगरीज आएंगी, इंडियन और फॉरेनर, ठीक है। इंडियन में आएगा एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, और फॉरेनर में आएगी सिटी बैंक, ठीक है। रीजनल रूलर्स में आएंगे 56 टोटल बैंक्स होते हैं, जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट, कौन कौन से डेवलपमेंट हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से आज हम बैंकिंग सेक्टर को बहुत आगे पहुंचा चुके हैं, जिसकी वजह से हर किसी के लिए, चाहे वो ग्रामीण पर्सन हो, चाहे वो गांव में रहने वाला इंसान हो, चाहे वो शहर में रहने वाला हो, चाहे अर्बन एरिया से बिलोंग करता हो, चाहे रूरल एरिया से बिलोंग करता हो, हर एक इंसान अब बैंक फैसिलिटीज को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है या उसकी फैसिलिटीज को ले सकता है। तो जानते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हुए हैं, मतलब या फिर कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से बैंकिंग सर्विस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। तो कौन कौन से आए हैं, देखिए, बेटर कस्टमर सर्विस। बेटर कस्टमर सर्विस मतलब अब कहीं भी चले जाएं, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी विलेज में, हर जगह आपको बैंक सर्विसेज अवेलेबल होंगी, बैंक्स अवेलेबल होंगे, इसी वजह से वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए कहा है अब वो बेटर सर्विस, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंक में जाएंगे आपको बहुत ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छे आपको अब वहाँ पे वर्कर्स मिलेंगे जो स्पीडली वर्क कर रहे होंगे और आपकी डिमांड्स को जल्दी रिकवर किया जाएगा। फिर क्या है, मोबाइल बैंकिंग सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है आपके लिए आज के टाइम में। आप कहीं भी बैठे किसी भी वक्त किसी को भी कितना भी अमाउंट क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। बैंक ऑन व्हील, बैंक ऑन व्हील का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा अपने आपके कदमों पे बैंक हो गया। अब आप कहीं भी जाएं, किसी भी गाँव में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, आपको हर जगह बैंक फैसिलिटीज मिलेगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, रूरल में चले जाएं, अर्बन में चले जाएं, अब हर जगह बैंक तक पहुंचना बहुत ईजी हो गया। इसलिए कहा गया बैंक ऑफ व्हील्स आ गया, वहीं पे आ गया बैंक।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि अब बैंक ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, अपने क्लाइंट्स के ऊपर ट्रस्ट करके उनको क्या देना शुरू कर दिया, लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ पब्लिक ने भी अपने बैंक पे ट्रस्ट करके वहाँ भी अपना डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना शुरू कर दिया, ताकि क्या हो सके, दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके और हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी आगे बढ़ा सकें और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। फिर क्या, यूनिवर्सल बैंकिंग। अब हर जगह बैंकिंग हो चुकी है, चाहे आप इंडिया में रहें चाहे किसी अदर कंट्री में रहें, हर जगह बैंकिंग सर्विस अवेलेबल है। और आपको और क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन प्रोवाइड किए बैंक ने आपको, यानी कि आपको एटीएम जब भी आपको नीड हो, जितने भी पैसे की नीड हो, 24/7 सर्विस अवाइड क्या होती है, अवेलेबल होती है आप लोगों के लिए, जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम, जिससे जाके हम अपने कार्ड से स्वाइप करके तुरंत मिनटों में कितनी भी बड़ी ट्रांजेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ मोबाइल था, यहाँ इंटरनेट है, जो इंटरनेट से चलती है, जो नेट से चलती है और जल्द से जल्द आपके बहुत सारे पेमेंट्स को क्या कर सकती है, पे भी कर सकती है और ले भी सकती है। ठीक है, सोशल बैंकिंग यानी कि जो जगह जगह बैंक्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर कंट्री में, उसको सोशल बैंकिंग का नाम दिया गया है। फिर क्या, इशू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कार्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कार्ड कौन से होते हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या किसान सेवा कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड जो होते हैं, उन सबको इन लोगों ने इशू किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कार्ड्स को, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये थे चेंजिंग रूल्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अब हम जानेंगे अपने लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन कमेटी कह रही हूँ मैं, सॉरी, बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है, कैसे है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार इस कमेटी में हुआ क्या था। कमेटी, सो स्टूडेंट, ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो ये क्या है, हमारा हैशटैग टॉपिक 3, जिसमें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बताया है। ठीक है, जिसे BCBSB कहते हैं, यहाँ बैंकिंग लिखा होगा, मे बी विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, बट ट्राई कीजिएगा, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, तो ये बैंकिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है इस कमेटी के अंदर, यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्म्स बनाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि हर एक बैंकिंग कंपनी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके और उनके साथ किसी तरीके का लॉस ना हो सके, और वो किसी के साथ लॉस ना भी कर सके, किसी का दोहन ना कर सके। ठीक है, तो इसमें 45 मेंबर्स हैं। जान लेते क्या कह रहे हैं। द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अभी रात के 12 बज चुके हैं, बहुत शांति है, 12 में भी 12 से ज़्यादा भी बज रहे हैं, और आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, 12:30 बज रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली इस वीडियो को शूट कर रही हूँ 10 बजे से, और अभी तक ये शूट नहीं हुई है, क्योंकि सिर्फ वीडियो 26 मिनट्स की है, 27 मिनट्स की, और अभी आगे भी जाएगी, 30 मिनट तक जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट इसको रिकॉर्ड करने में जितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइडर है, चार्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो मेरे इतने एफर्ट्स और इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल विदा कॉमर्शियल को, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप प्रोवाइड करता है, जो प्रोडेंट क्या देते हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस देते हैं बैंक्स को, जो प्रोवाइड करते हैं एक फॉरम और रेगुलर कॉपरेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन बैंकिंग सुपरविजन मैटर्स पे। There are 45 members comprise the central banks and the bank supervision from 28 jurisdictions। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है कि ये प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो क्या करता है, एक प्रोडेंटल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। किसके बिहाफ पे प्रोवाइड करता है, एक फॉरम के बिहाफ पे प्रोवाइड करता है, जो रेगुलर क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन सर्विसेज देते हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं बैंक के थ्रू, एक फॉरम बनाया है जो हमें प्रोवाइड करते हैं किस तरीके के किस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स को, जिसमें सुपरविजरी मैटर्स भी इंक्लूड किए गए। तो आज के लिए इतना ही क्लास। अभी इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट 4th कंप्लीट कर चुके हैं हम यहाँ इस अपने प्यारे टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और बने रहे अपने प्यारे चैनल विदा कॉमर्शियल के साथ। टेक केयर क्लास, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।